अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज है कि ये वोटर्स की लिस्ट बनाती है कि कौन कौन वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल रोल्स भी बोला जाता है। फिर ये इलेक्शन के शेड्यूल को बनाती है कि किस दिन नॉमिनेशन होगी, मतलब जिन लोगों ने खड़ा होना है इलेक्शन में कब से फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, कब खत्म होगा। फिर कब ये नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, मतलब उनकी चेकिंग की जाएगी कि क्या ये पर्सन एक्चुअल में एलिजिबल है, क्या इसकी एज उतनी है जितनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सारी चीजों को चेक किया जाता है। उस चीज की भी डेट बताते हैं, किस दिन जो है वोटिंग होनी है, किस दिन उनकी काउंटिंग होनी है और किस दिन रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करती है। फिर उसके बाद अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट के अंदर कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जो इलेक्शन है उसे कहा नहीं जा सकता कि भाई ये फ्री एंड फेयर है, या फिर पूरी कंट्री में भी हो तो भी ऐसा हो सकता है कि ये कैंसिल ही कर दे इलेक्शन को, या फिर कंडीशन अभी ठीक नहीं है कंट्री के अंदर इसलिए वो पोस्टपोन भी कर सकती है इलेक्शन को, या फिर इसे लगे कि भाई जो काउंटिंग थी वोट्स की वो सही तरीके से नहीं की गई है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये ऑर्डर पास कर सकती है कि जो वोट्स हैं उन्हें रिकाउंट कराया जाए। ठीक है, अब उसके बाद है कि ये जो है एक मॉडल कंडक्ट को सेट करती है कि भाई जो पार्टी है और उसके लीडर्स हैं उन्हें कैसे जो है अपना प्रोसेस चलाना है, कि वो कितने पैसे जो है लगा सकते हैं ऑन द इलेक्शन कैंपेन्स, ये सब कुछ जो है सेट करती है। फिर कोई भी नई पार्टी है उसे रिकॉग्निशन देती है, उसे इलेक्शन सिंबल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो ये क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखो इतनी बड़ी तो नहीं है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, इतने ज्यादा तो है नहीं, तो क्या करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस हो गई और आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे होते हैं, इन्हें यूज करके जो है एक बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और अगर उनमें से कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कि नॉन पार्टीसन मैनर से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, पार्टीसन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और जो ये ऑफिसर्स हैं उन्हें कैसे काम करना होता है, नॉन पार्टीसन, मतलब किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करना होता, इम्पार्शियली काम करना होता है। अगर किसी ने ऐसे कर दिया कि ये पार्टी के लिए काम कर दिया, मतलब पार्टीसन मैनर में काम किया, तो इसे उन्हें पनिशमेंट देने की भी इलेक्शन कमीशन जो है इतनी पावर रखती है। ठीक है, अब क्या है कि इसे कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। क्या है वो कि मिलिटेंसी होती रहती है असम, पंजाब एंड JNK मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। असम के अंदर कई प्रोटेस्ट होते थे कि जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं वो असम में जो है आ रहे थे, तो इसकी वजह से जो असम के लोग हैं उनके लिए जो है काफी मुश्किल हो रहा था जॉब्स पाने के लिए, तो इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट होते थे। पंजाब के अंदर जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन की वजह से बहुत सब कुछ हुआ था। JNK के अंदर जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से बहुत सी मिलिटेंसी होती रहती है। अब क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, वो थी कि 1991 के अंदर जब कैंपेनिंग चल रही थी, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपने जैसे कैंपेन्स करती है वो चल रहे थे, तब राजीव गांधी जो कि PM रह चुके थे पिछले साल, उनकी जो है असैसिनेशन हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है। तो 1991 के अंदर इसकी वजह से जो इलेक्शंस है उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई लीडर रहा ही नहीं जो कि इलेक्शन में खड़ा हो पाए, तो उसके लिए पोस्टपोन करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस। जो थर्ड प्रॉब्लम आई थी इलेक्शन कमीशन को वो थी 2002 के अंदर, जब जो गुजरात असेंबली के इलेक्शंस जो हैं 2002 के अंदर डिसॉल्व कर दिए गए थे। मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर गुजरात के उस टाइम पर थे वो थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या है कि रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इसकी वजह से जो है 8 मंथ्स पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, इनका टर्म पूरा होने वाला था पर 8 मंथ्स पड़े थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत से रायोट्स हो रहे थे, मतलब बहुत से दंगे हो रहे थे ड्यू टू गोधरा कांड। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदू हैं उन्हें उनकी एक ट्रेन में बैठे थे तो उन्हें मार दिया गया था
तो इसकी वजह से बहुत से रायोट्स हो रहे थे, वहां पे दंगे हो रहे थे। इसकी वजह से उन्हें जो इलेक्शन कमीशन है उसे इलेक्शन को पोस्टपोन भी कराना पड़ा था। पहली बात क्या हुई, उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। दूसरी बात क्या हुई, बहुत से दंगे हो रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आई इलेक्शन कमीशन को। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू। नाउ द टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सेकंड ऐसी चीज है जो कि हमारी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाती है। फर्स्ट चीज थी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये क्या है कि हर एक अडल्ट जो है हमारी कंट्री का, उसके पास एक राइट टू वोट है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, किसी भी बेसिस का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को जो है राइट दिया गया है। ठीक है, तो राइट टू वोट इज गिवन टू द विमेन ऑल्सो इन इंडिया। ठीक है, कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर विमेन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद राइट टू वोट मिला है। ठीक है, अब ये जो है इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है कि हर एक पर्सन के पास, हर एक अडल्ट के पास एक राइट टू वोट है। इसे और क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सफरेज भी बोला जाता है। क्या हुआ था कि जब 1989, ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्या हुआ था यहाँ पर, जो इलेक्शन कमीशन है उसे क्या बना दिया था, मल्टी मेंबर बना दिया गया था इस इलेक्शन के लिए। और इस टाइम पर 1989 के टाइम पर, इससे पहले तो हमारे पास जो एज होती थी उस पर्सन की जो कि वोट कर सकता है वो थी 21 ईयर्स। बट आफ्टर एन अमेंडमेंट इन 1989 ये एज जो है वो 18 ईयर्स कर दी गई। ठीक है, पहले 21 ईयर्स थी बिफोर 1989 एंड आफ्टर दैट देयर वाज एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज। उसके बाद जो है 18 ईयर्स कर दी गई वोटिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, राइट टू वोट किस किस को मिल सकता है। अब ये जो है इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता किसी भी पर्सन के। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें लगता था कि हमारी कंट्री के सिटीजन इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है उसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो चीज है जो कि हमारी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाती है वो है राइट टू कॉन्टेस्ट। मतलब कि कोई भी पर्सन इलेक्शन में जो है खड़ा हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि इलेक्शंस के जो लीडर्स हैं उनकी वो कैपेबिलिटी भी तो चेक करनी होती है। तो पहली चीज है वो है एज। जैसे लोकसभा के अंदर अगर कोई भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी एटलीस्ट एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है, सेकेंड चीज आती है उस पर्सन ने जो है ऑफेंस किया हो और वो 2 इयर्स से ज्यादा अगर जेल में रह चुका है उस ऑफेंस की वजह से, तो वो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के एलिजिबल नहीं है। पर ये सारी चीजें क्या हैं, पॉजिटिव चीजें हैं कि जो कि दिखाती हैं कि उनकी क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इक्वालिटी भी दी गई है, मतलब कई रिस्ट्रिक्शंस हटा भी दी गई हैं। जैसे कि जेंडर के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनकम बेसिस पर ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम करोड़्स में होगी तो ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। किसी भी क्लास से बिलोंग करने वाला पर्सन जो है इस राइट टू कॉन्टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकता है और किसी भी जेंडर का पर्सन भी। ठीक है, अब उसके बाद टॉपिक आता है, आपने 3 चीजें तो पढ़ ली ना कि फ्री एंड फेयर कैसे है, ड्यू टू इलेक्शन कमीशन, ड्यू टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड ड्यू टू द राइट टू कॉन्टेस्ट। बट स्टिल इन तीनों चीजों के होने के बावजूद भी क्या है, हमारे इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हर एक टाइप के इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए
गए हैं कि क्या होना चाहिए। कई स्कॉलर्स ने ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं, मतलब ऐसे सजेशन दिए हैं कि हम अपने जो ये इलेक्शन है उसे दोबारा से फॉर्म कर लें, दोबारा से रीफॉर्म कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या है, जैसे हमारे पास लोकसभा एंड विधानसभा की इलेक्शन किससे हो रहे हैं, एफपीटीपी से। तो एफपीटीपी से चेंज करके पीआर सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाए, ऐसा कहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो स्मॉल पार्टीज हैं वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से उनकी हो पाएगी। ठीक है, फर्स्ट चीज थी फ्रॉम एफपीटीपी टू पीआर। सेकंड चीज है कि विमेन की जो रिजर्वेशन है वो कर देनी चाहिए इन लोकसभा एंड विधानसभा, मतलब कि लोकसभा जो है हमारा उसके अंदर और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 1/3 सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। थर्ड चीज है कि जो इलेक्शंस के अंदर जितना पैसा लगाया जाता है उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, अब उसके बाद है कि किसी भी पर्सन का कोई भी टाइप का क्रिमिनल केस है किसी पर्सन के पास, उसके पास ये राइट टू कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा अगर कोई जेल में रह चुका है तो वो पर्सन नहीं कर सकता। बट एक्चुअल में क्या है, अगर उसके पास उसके ऊपर कोई केस भी है और अभी वो प्रिजन में भी नहीं गया तो भी वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए जब तक उनका वो केस क्लियर नहीं हो जाता। नेक्स्ट चीज है कि जो कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स हैं, मतलब कि कास्ट पे बेसिस पे लोगों को कहना कि मुझे वोट देना क्योंकि तुम मेरी कास्ट के हो, मुझे वोट देना क्योंकि तुम मेरे रिलीजन के हो, मेरे धर्म के हो, तो ऐसा जो है बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल क्लियर व्यू देना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही है और ये सब कुछ एफिशिएंटली काम कर रही है। उसके बाद 2 चीजें ऐसी हैं जो कि हम और इंक्लूड कर सकते हैं इन रिफॉर्म्स के अंदर। फर्स्ट चीज है, अगर लोग जो हैं जिन्होंने वोट देनी है अगर वो ही बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएं, विजिलेंट हो जाएं, तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस और भी अच्छा हो सकता है। लोगों के पास इतनी अवेयरनेस हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे अपने टर्म के अंदर क्या क्या किया है और अपने जो प्रॉमिसेस हैं क्या उन्हें फुलफिल किया है। अगर लोग विजिलेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट चीज है कि कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि खुद काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, किसी के प्रेशर के अंडर काम ना करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस अगर इलेक्शन सिस्टम को देखना शुरू करे कि कैसे सब कुछ हो रहा है तो वो जो है किसी भी गलत माल प्रैक्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज जो है खड़ी कर सकती है। So these were the electoral reforms. Electoral means related to the elections. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। The topic is conclusion. Conclusion क्या है? Conclusion के अंदर बात की गई है कि जो इंडिया है उसे सक्सेस कैसे मिला है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया के सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देती हैं रिलेटेड टू इलेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट चीज है कि लोगों के पास राइट है कि वो हर 5 साल बाद वोट डाल के सरकार को चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। नेक्स्ट है कि जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो लोग जो है कई डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में और बहुत से लोग जो हैं वोट करने आते हैं। ऐसा नहीं होता कि द पीपल आर नॉट विलिंग टू गो टू वोट। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जो लोग हैं वो बहुत सोशल सेक्शन से आ रहे हैं, रिजर्वेशंस की वजह से भी और भी चीजों की वजह से लोग जो है एनकरेज्ड हैं कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे और हम वोट भी करेंगे। नेक्स्ट है कि जो रिजिंग एंड माल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि गलत काम है हमारे इसके इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग। आपने पढ़ा होगा कि बूथ कैप्चरिंग क्या है, कि कोई भी पार्टी क्या करेगी, अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स टाइप के लोगों को बूथ पे, पोलिंग बूथ पे, मतलब कि जहां वोटिंग हो रही है वहां पे भेज देगी और लोगों को जो है
एक तरह से फोर्स करेगी कि हमारी पार्टी को वोट दो। ऐसी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं बट बहुत कम स्केल पे होती हैं और इनका जो इफेक्ट है वो भी बहुत कम देखा गया है कि जो रिजल्ट आते हैं इन सारी प्रैक्टिसेस की वजह से रिजल्ट के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चीज बताई गई है कि इलेक्शंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी सरकार फॉर्म होगी, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी विदाउट इलेक्शंस। ठीक है, अगली चीज है कि जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा रेगुलरली जो है इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। इसकी वजह से इंडिया जो है बहुत ज्यादा फेमस है इस बात के लिए कि ये बिल्कुल टाइम पर जो है इलेक्शंस करवाता है। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। ये चैप्टर खत्म हो गया है एंड subscribe if you liked the video or you can tell me in the comment section how this was. Thank you.